इना बाइंडर काटलु बाइंडर काठी करी झंडा आज झंडा मारबा के आरंभ करथिल आरंभ कला वाले फॉरेस्ट डिपार्ट आसले गाड़ी रखले से कोनी आरो झंडा के चारी कुदी मुंदाले मुंदा सब नाले गोठेलु नाले गोठेला बाबू तमे काई किया आलो जंगल के नहीं हमर जमीन बाड़ी तो कोडी नहीं एटा जमीन बनावा लगी आसनु जे तमे जोल कटब होय कटमु सते जोल जीव होय जिमु जोल गले जी करी किछि मिलसी बोली से मन भी कहले हो जिमु बोलनु एति हमें गनु रामपुर के गाड़ी बुगाले दुटा गाड़ी आनथिले और गनु 17 लोग जाको तानो एक मास 2 दिन रहले वर्ष गला परे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीटिंग में डकाले मीटिंग कला के एटा केते हेक्टर गुटे दियो हो इटा ले आगोटा लगो बोली हम भी हो कनु आले हमके नहीं कोई कर गात मारुथिले नहीं गत लगा बोली कि एतके घर तोरा लगोथिले जे माँ बन माने 60 घर पुटे कार घर 2-2टा भारले नहीं माँ माने देखो आमे तो म्युनिसिपल पाखे नहीं जो तमे देखो ने बोले माँ बन के सदा कोयला के हाँ ता 2 ओकरी भाषा काट ले 2 ओकरी भाषा काटवा तो नहीं हम हंता हंता बोलू तो काटा देखो ने बोलवा के देख की माँ बन पीटा पीटी देले जे क्या माँ बन के भी पीटले और म्युनिसिपल पिला बन के केतटा पीटी थिले पचे का झंडा पिटबा के 12 बजे झंडा कुंजो पुंजो मैंने आसले हरियार लोग धरी कि ना घर गुरा नखी तोबना साइकिल जाको कार सुलार चुपी गली नेले के माँ बन के गुटे लगे टोटिया मारला टुगल गुट के साड़ी घिचला के हमें मुई 4 दिन मते हाँ भालू माजी आसबा तो ताके बंदूक ने लाठी दे बोलवा मुई 4 दिन लुकी रहली लुकी रहवा के तो नहीं घरू नहीं बार बार बंदूक मके लाठी दे भालू माजी के बोलवा मुई 4 दिन लुकी बोले नहीं अंता नहीं तमे जाओ पूरा सीता थाना के बोला के थाना के गली थाना जनता हेपार लेकानी हमर दुर्जो आगे भी जईथिले सेते थाना वाला बोले हाँ ती काई की आज एचु से दिन तो आसी थान तो एबे तके अरेस्ट करिमु रखिबु बोले मते कहले जे सेते मते आज्ञा मुई तो मके 4 दिन हला मुई लुकी रहली मके मारी देमु बोले कहबा के जे आज एछे बोली एपाटा धरे देनी एपार धरबा सकासु से माने केसबुक चलला सेते बेला हमके ने कहि जे हम जंगल मारथु बड़ी करी किंतु आउनकर नार जेतकी कथा समस्या उठला जे नहीं कहन जे कुटिया मन के आनले आ जंगल मराले एंता कले आ माने का एती मन के जंगल में बसबास कले बोली करी किंतु आमे जानबार नहीं मारले तापरे 2012 रु आउ जन सरपंच रहले ओबीसी सेके डिंगरा पिटा हितला मन खेदबा लगी जन लोग रहले ना बोले काजे डिंगरा पिटले और जे कान के आसला आमे फोन फान कलु आम ब्लॉक सभापति के हसबड़ कमिटी के आउ नल्ला रामपुर ब्लॉक रो केते लोग के डाकलु आउ केते लोग के संगे कथाबार्ता हला परे आम जे केते लोग कथा गारे मीटिंग कला भितर से माने काड़ा भाबले आउ मीटिंग नहीं सास ने हमरो साबुन गछ माने से माने को तांतार भितर झमला लागले आमे भी जानबार नहीं तापरे आमे जानलु जे काजे गछ रूपबे नहीं एंता गछ रूप पुछन तापरे केते ओबीसी समाज रो गले ओबीसी कास्ट रो केते लोग गले ता संग भी बने झमला मारे आसी करी मने तांकर तो से आड़े डंगर ऊपर थिले मने आसी करी जंगल मारले जंगल मारी रहला परे इनो फॉरेस्ट वाले आसी करी गछ पतर जोगा जोगी करथिले गछ पतर जोगाला भितरे इ मन के जते बेले फॉरेस्ट वाले कर सहित आसी करी फॉरेस्ट वाले पिटा मरा कले इ मने भी पिटा 2 पार्टी पिटा मरा हेले हला परे केस पतर हला
केस पतर है परे ई पाखर आखर माने धनी मानी लोग मैंने इमन के मार देमु ठेसी देमु बंदूक रे लाछी देमु बोली कर कहला कि इमने जंगल भितर लुचि थिले 4 दिन जंगल भितर थिले आउ तापरे तांकर पाखुर गुटे लोग सुरकिया आइ कर से मोर पाक के धरी नेला तांकर जेतकी परिवार 60 घर परिवार के धरी नेला आउ मुए हटा जस्ट सुई कर उठुछ मोर पाके पहुँचले काना नेला तापरे नहीं आज्ञा एंता एंता हिचे आउ आमे तो पिटा मरा कर देले आई बोली आमके केस पतर कले फॉरेस्ट वाले इटा कले गच रुपी जैतिले बोली कर कहला के ठीक अच्छे चलो जीवा पुलिस के बोली पुलिस थाना के गलु पुलिस रे बसलु बसला पर किए काण आई बोले पतराला बोल के ई मन के सब लोग के थाना रे माने पुलिस भी माने टोटाली माने ये मन कर दरखास्त के ग्रहण नहीं करथिला तापरे मुई पहुँचला पर तापरे से दरखास्त के ग्रहण कला पर डकाला जेन कुंज बोली कर ताके भी डका गला जेन माने ई घर द्वार भांगी दीतिला आ झियो भौणी के भी माने साड़ी कपटा माने घिचा घुची भी करथिला तार बाद रे जबकि खपर मन के चुपी दीतिला आ चाउल मांडिया कांदुल इटा मन के गुटे ताने ढा कर भी फिकी फुका दीथिले ई बोली आइतिला तापरे फॉरेस्ट वाले के भी फॉरेस्टर के भी डकाइला रेंजर के डकाइला रेंजर टोटाली नहीं आसले थाना के भी डकाइतिला किंतु फॉरेस्ट आइतिले जंगली भी आइतिले ई बोली आई तांकर लोग के 62 माने तांकर 62 जन के माने अरेस्ट हितिला उल्टा ई मन के केस हितिला आई मन के पुलिस बोलतिले जे मुई अरेस्ट करी पठाई देबी लागे ठीक अछि मुई कहली जदी लोग अरेस्ट करी पठाबे आपनकर फॉरेस्टर वाले के भी अरेस्ट करी पठन ई मन के जदी पठौचन 62 जन के आपनकर फॉरेस्टर के रेंजर के सबके पठन आ जेन माने गार्ड थिले सेवन के भी पठन जदी नहीं पठाले आमे भी नहीं छाड़ आदिवासी आमे भी संग्राम करमु वाला परे तापरे से माने कंफर्म के गले आ ओइ भलिया तापरे केस चलती है आ एबे भी मझे मझे मन के ड्रई आउचन केदार गच रूपमु ड्रा माने तुम भागी जो ई भलिया सब दिन चले छन। सभी साथियों को मेरा जोहार। मेरा नाम आमिर है और मैं ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल एक यूनियन है, उस यूनियन के साथ मैं काम कर रहा हूं और यूनियन जो है वो जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पे पूरे भारत में काम कर रही है। पिछले 2 दिन से मैं भी उड़ीसा में आके और कालाहांडी ज़िले में कुछ गांव में हम लोग घूमे और हमने जानने की कोशिश करी कि यहाँ पे जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का या इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट का या मोटे तौर पे इम्प्लीमेंटेशन का क्या सूरत हाल है। तो लोगों से गांव में जाकर बात करने से और लोगों से मिलकर ये पता चला कि अभी इम्प्लीमेंटेशन का जो हाल है वो बहुत अच्छा नहीं है और एक प्रकार का जो है वन विभाग की तरफ से दमन भी है। कुछ गांव में लोगों को पता ही नहीं है अभी भी इस कानून के बारे में, जो कानून किस तरह से मोटे मोटे तौर पे 12 प्रकार के जो अधिकार हैं जिसमें से 3 इंडिविजुअल हैं और 9 जो हैं वो सामूहिक हैं और उनके दावों की जो है प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है या वन अधिकार का मुद्दा मोटे तौर पे क्या है। तो मुझे ये साथियों से बताना है और ये ख़ास करके अपने आदिवासी और वनाश्रित समुदाय के जो यूथ हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको बताना है कि उनको पहले अपने आदिवासी या वनाश्रित समुदायों को अपने इतिहास को पलट के देखना होगा। इतिहास तो हज़ारों सालों हमारा हज़ारों लाखों साल पुराना है, मगर जो संघर्ष का अगर इतिहास आप देखें तो मोटे मोटे तौर पे जब विद्रोह हुआ 1857 का, आदिवासी का विद्रोह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उससे पहले शुरू हो गया था। और चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आए तो उनका एक अपना ऑब्जेक्टिव था पूंजीवाद या अपने जितने भी रिसोर्सेज भारत के थे वो अपनी यहाँ पे कॉलोनीज़ बना के अपने नेशन स्टेट को डेवलप करना अपनी और तो वही मोटा मोटा मुद्दा जो था और उसी के चलते यहाँ के काफ़ी आदिवासी और वनाश्रित समुदायों को उनके घरों से खदेड़ा गया, उनके जंगलों से खदेड़ा गया। लेकिन आदिवासी समुदाय ने हमेशा उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, विद्रोह हुए। संथाल विद्रोह उसमें से एक है। आपके बिरसा मुंडा जैसे लीडर, तिलका माझी, रेंडो माझी जो कि कालाहांडी के ही इसी इलाके के हैं, वो सारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। फिर जब ये 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेज़ ने सीधा भारत में रूल करना शुरू करा तो उस रूल के आने के बाद उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ या काफ़ी ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से वो पूरे जंगलों को लूटना उन्होंने शुरू करा
और जितनी भी संपदा थी वो धीरे धीरे अपनी जो है साम्राज्य जंगलों में बढ़ाते रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने 2 विभाग बनाए। एक विभाग था वहाँ पर राजस्व विभाग, एक आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये बेसिकली कॉलोनियल डिपार्टमेंट है। इनका उद्देश्य जो था वो सिर्फ जंगल की संपदा को लूटना और अपने देश की उसकी तरक्की करना था। फिर जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे यहाँ के भारत में विद्रोह बढ़ने लगा, तो आखिर में 1927 में एक कानून फिर यहाँ पे वन कानून जो है अंग्रेज़ लाए। उसका भी ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि यहाँ से जितनी भी वन संपदा है वो लूट के, जो भी हमारी प्राकृतिक संपदा थी जंगलों की, वो लूट के इंग्लैंड भेजना। तो खैर 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उस आज़ादी के बाद अंग्रेज़ चले गए, लेकिन वो जो कानून थे और वो जो कॉलोनियल डिपार्टमेंट थे वो बरकरार रहे, दमन बरकरार रहा। और यहाँ तक कि जो 1927 का कॉलोनियल जो हमारा एक्ट था, उस एक्ट में धारा 4 को लगाकर जो ग्राम सभा की ज़मीनें थी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने नाम करना शुरू करी। और करते करते यहाँ तक हुआ कि अब ये माना जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास तकरीबन ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है कि 24% जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और 7.5 करोड़ हेक्टेयर लैंड जो है वो सीधा सीधा वन अधिकारियों के पास है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। तो अगर माना जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ज़मींदार है आज के दौर में पूरी दुनिया में, वो हमारे भारत का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। खैर बहरहाल संघर्ष चलते रहे 90s में और लेट 80s में और 90s में। हमारा फॉरेस्ट जो है जल जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष बढ़े और आदिवासी वनाश्रित समुदाय सड़कों पे आए। उसके अंतर्गत 2006 में फिर हमारे संसद ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पारित करा। तो ये जो कानून आया है ये सरकार ने हमको बैठे बैठे नहीं दिया है, ये कोई भीख नहीं है, ये 250 साल का संघर्ष है आदिवासी और वनाश्रित समुदाय का, इसीलिए हमको ये मिला है। और कानून ने सीधा बोला कि जब ये पास हुआ तो इसमें भारत सरकार ने एक्नॉलेज करा कि वनाश्रित समुदायों के साथ बहुत ही ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। उस अन्याय को दूर करने के लिए ये कानून आया है। और इस कानून के अंतर्गत जो है वो उसके बाद एक संशोधन 2012, उसमें सीधे सीधे आपको जितनी भी आपके सामूहिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और इनमें जो है आपका जो कोऑपरेटिव्स हैं, आपकी जो भी संपदा जंगलों में हो रही है, चाहे वो महुआ है, यहाँ पे चार जिसे चिरौंजी निकलती है या बिहार में उसको प्यार बोलते हैं, आपका आंवला है, तमाम प्रकार के यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं और तेंदू पत्ता है जिससे बीड़ी जो बनती है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे आदिवासी कम्युनिटी को जो है गुर्बत से, पॉवर्टी से निकाल के बिल्कुल लाने के लिए सक्षम है। मगर ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना भारत सरकार उस पर कोई ज़ोर दे रहा है। और इस कानून में फॉरेस्ट वन अधिकारियों का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई से नहीं है, उनके कोई अथॉरिटी नहीं है। ये कानून जो है हमारे ये कानून आया है, इसको अब लोगों को लागू करना है। और जानकारी की कमी की वजह से वन अधिकारी जो है उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं और एक तरह का दमन जो है वो चलता आ रहा है। और कानून में सीधा सीधा लिखा है कि धारा 12(3) अगर उस पे कानून में लिखा है वन अधिकार के कि सबसे सर्वश्रेष्ठ इस कानून के अंदर जो है वो ग्राम सभा, जो वनों में ग्राम सभा है, वो उनके पास अधिकार है। तो वो कि जो भी प्रस्ताव पास करते हैं या अपने गांव, वो ही एक प्रक्रिया है उस ग्राम वन अधिकार समिति कि आप इस्तेमाल करते हुए जो ज़मीन अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है वो गांव वाले अपने नाम कर सकते हैं। और उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, पूरी एक तरह से जो सामूहिक दावों की जो प्रक्रिया है वो सीधा सीधा अपने आदिवासी और वनाश्रित समुदाय अपनी ओरल हिस्ट्री
एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है पूरा ओरल हिस्ट्री का प्रोसेस, आप पूरा अपनी ओरल हिस्ट्री को डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो उसमें जो है आप अपने पूरे जंगल का ब्यौरा दे सकते हैं। उसमें आपकी जड़ी बूटियों का है, आपके नक्शे हैं, आपके बुज़ुर्गों के बयान हैं, अंग्रेज़ों के बनाए हुए उस दौर के गज़ेटियर हैं, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्किंग प्लान्स हैं। और आपकी सबसे पहले जो पहली प्रक्रिया है कि आपको हर गांव में अपने ग्राम वन अधिकार समिति की आपको गठन करना है। उसमें एक सचिव है, एक अध्यक्ष है, उसमें मेंबर्स हैं, उसमें कुछ रूल्स हैं कि उसमें अगर आदिवासी महिलाएं हैं तो उनका कितना कोरम होना चाहिए, अगर नॉन आदिवासी हैं, अदर वनाश्रित समुदाय हैं तो कोरम क्या होना चाहिए। वो कानून पढ़ के आपको समझ में आएगा और कानून हमको ही लागू करना है। इस देश में संविधान बोलता है कि जो हमारे संसाधन, जो देश के संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो और किसी भी प्रकार के जो संसाधन हैं वो लोगों के हैं, वो सरकार के नहीं हैं। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है हमारे संविधान में। सरकार की जिम्मेदारी है इन सारे संसाधनों का देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ख़ासकर पिछड़े वर्ग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। मगर वो अभी हमें पता है हमको किस तरह से पूंजीपतियों के वो जेबों में जा रहा है। आज तक जो है हमने अभी उड़ीसा में जितने भी गांव गए, हमने 2-3 गांव में ऐसा देखा है जहां पे महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन करा गया है, उनकी FIR नहीं बुक हुई है। और जहां जहां लोगों ने दखल करने की कोशिश करी वहां वहां झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं। और एक जगह जब गाँव वालों पे झूठे मुकदमे पड़े और उन्होंने जाके थाना को घेरा, तो उसको बचने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो है एक वादा करके कि हम पूरे गांव को 4 डिसमिल ज़मीन देते हैं, और वो हाथ में वो एक जो है डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया। और फिर वो कलेक्टर ने बोला कि ये तो बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह के मैं भी गांव का नाम या इस तरह का मैं नाम अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जिस हिसाब से वल्नरेबिलिटी है और जिस हिसाब से हमले होते हैं तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं उसको अनोनिमस रखते हुए ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार की केस स्टडीज़ हमको गांव में मिली हैं जहाँ झूठे मुकदमे हो रहे हैं। और कोई भी, बल्कि कानून में लिखा है कि आपके वन अधिकारियों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कानून को लागू करने में मदद करनी चाहिए, लेकिन वो उल्टा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारे सीधा कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में लिखा है, अगर कोई भी वन अधिकारी इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर भी मुकदमा होगा, उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से पूरा दमन बरकरार है। और पूरा जो प्रोसेस था कि जो ज़मीन, जल जंगल ज़मीन जो है आदिवासियों के हाथों में सौंपनी चाहिए, क्योंकि ये हर दुनिया में पाया गया है, जहाँ जहाँ आदिवासी है वहीं जंगल बचा है। और उनका जो प्राकृतिक जो रिलेशनशिप है जंगल से वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उसने अभी तक इस जंगल को बचाया है, यहाँ के जो प्रकृति को बचाया है, यहाँ के जानवरों को बचाया है। और किस हिसाब से उनको अब जो है स्टेट या बाकी सो कॉल्ड बड़ी NGOs जो वाइल्ड लाइफ में काम कर रही है, वो किस तरह से उसको एक्सक्लूड करके और एक इकोसिस्टम की बात। नियमगिरी में आपको जो हमारा लोगों का संघर्ष था, नियमगिरी सुरक्षा समिति और जो भी लीडर्स थे, एक तो सबसे बड़ा था कि उन्होंने लड़ाई अपने रिसोर्सेज पे लड़ी। वो कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट को उन्होंने घुसने नहीं दिया, कोई भी बाहर की इस तरह की NGOs या फंडेड एजेंसीज़ को उन्होंने घुसने नहीं दिया, और अपने ही रिसोर्सेज से उन्होंने अपने अधिकारों की उन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस वन अधिकार जो आपका कानून है, हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट का, उसमें बहुत बड़ा रोल था। उसमें प्रावधान जो मैंने बोला, ग्राम वन अधिकार समिति के द्वारा ही, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहाँ पे 12 ग्राम सभा को चुना और बोला कि जो ग्राम सभा है यही तय करेंगे कि वेदांता यहाँ पे का प्लांट ऑपरेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो जो प्रावधान है अफारे का, वही ग्राम सभा का प्रावधान है, उसी के अंतर्गत लोगों ने मना करा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है हमारे हाथों में, आदिवासी और वनाश्रित समुदाय के हाथों में बहुत बड़ा हथियार है। और ग्राम वन अधिकार समिति बहुत बड़ा हथियार है। ये माना जाता है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इस कानून में लिखा है। उसका जो भी, अगर आप गांव के लोग उसका जब प्रस्ताव करेंगे, उस प्रस्ताव को मानना वन अधिकारियों को भी मानना है, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना है। आप एक तरह का वो हमारा जो है गवर्नेंस का वो पार्लियामेंट है हमारा।
हमारी संसद है, उसको अगर हम डेमोक्रेटाइज, अगर वन अधिकारी या कोई भी स्टेट की एजेंसीज उसको डेमोक्रेटाइज नहीं करेगी, हम ठीक से FRA के इम्प्लीमेंटेशन को हम सक्सेसफुली लागू नहीं कर पाएंगे। उसका बहुत बड़ा ज़रूरी ये प्रावधान है और स्टेट गवर्नमेंट को और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे कलेक्टर को, हमारे DM को, हमारे ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्रीज़ को इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसके लागू के लिए उनको बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। अगर ग्राम वन अधिकार समिति का ठीक से गठन वो करवाते और उसको ठीक से मजबूत करते, उस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज़ करते, तो अभी तक हमारे देश में 14 साल हो गए हैं और बहुत ही नेग्लिजिबल इम्प्लीमेंटेशन है। अभी भी गाँव वालों के हाथ में CFR के कोई अधिकार नहीं है। और धड़ल्ले से जो है आप देखें तो रिज़र्व फॉरेस्ट और टाइगर सेंचुरीज़ आप कर रहे हैं, बल्कि वो टाइगर सेंचुरीज़ का जो डिसीजन मेकिंग था उन ग्राम सभाओं के हाथ में होना चाहिए था, और स्टेट उसको पूरा दरकिनार करके और एक टॉप टू डाउन की तरह जो है उस पर वो खुद अपना डिसीजन मेकिंग करके उसको डिसाइड कर रही है। जबकि यह हक था गांव वालों का, उन ग्राम सभाओं का, कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना, उनके कंसेंसस के बिना आप जो है इस तरह के आप सेंचुरीज़ और पार्क आप पास कर रहे हैं, और आप पास कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इवन ये कानून बोलता है कि अगर कोई सेंचुरीज़ भी हैं, पार्क भी हैं, तब भी FRA जो है वो लागू होगा। उसमें ऐसा नहीं, उसमें बोला है कि गांव जो वहाँ का समुदाय है उसका अपना एक प्राकृतिक रिलेशन है, अगर वो उसको ठीक से रख रहा है तो उस इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसके हक मिलने चाहिए। देखिए, NGOs के पास रिसोर्सेज की भी कमी है। आपको देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। NGOs और या आपके एक्टिविस्ट हैं या आपके संगठन हैं, वो उस काम को करने में मदद करते हैं, उस प्रोसेस को करने में मदद करते हैं, लेकिन पूरा जो काम है, वो जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो सरकार की है। और सरकार उसमें अभी उनकी विल ही नहीं है। और विल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप मोटे तौर पे कहें कि देश के ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं, सरकार आंकड़ा आया है कि 50,000 करोड़ की इनकम होती है हमारे जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, NTFP से। तो वो माना गया है कि जो सरकार ने आंकड़ा जो बताया है, ये आंकड़ा कम है, इससे 3-4 गुना ज़्यादा जो है वो इनकम है। और हम जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सरकार का आंकड़ा है कि 23 से 24% जो ज़मीन है, एक तरह से देखें तो 1/4 देश की ज़मीन FRA के रिकॉर्ड पे आती है। और उन सारी जगहों पे खनिज है, उन सारी जगहों में माइनिंग्स हैं। और आप देखें तो माइनिंग्स, आपको मेरा चश्मा, मेरी शर्ट, प्लेन्स, ये सारे वहीं खनिज से आ रहे हैं। बहुत बड़ा एक टसल है आपके कॉर्पोरेट्स, पूंजीपति, सरकार, जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसके चलते जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो और कम्युनिटीज़ में जो होना था, जो संविधान भी बोलता है, उसका बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेटली उल्लंघन हो रहा है, और इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। और NGOs का भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और उनके पास टू ग्रेट एक्सटेंट जो है एक्सेस नहीं है कम्युनिटीज़ के बीच में। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ जो हैं वो आदिवासी हैं या दलित कम्युनिटीज़, उनका ट्रस्ट भी हटा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये फंडेड जो भी एक टाइम बीइंग फंडेड कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जब वो उस प्रोजेक्ट के बाद जो है वो ह्यूमन रिसोर्स भी गायब हो जाती है। ये इसकी वजह से मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली उनका एक रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो रोल कहीं ना कहीं आके डाइल्यूट हो जाता है, या रिसोर्सेज की या एक अच्छी या एक तेज़ सोच, या एक जिसे कहते हैं एक बड़ी एंटिसिपेशन के ना होते हुए इसके चलते वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आदिवासी और वनाश्रित समुदाय, क्योंकि कानून आना और लागू करने में बहुत फ़र्क है। जैसे संविधान है, हम भारत के लोग, उसमें पहली लाइन है, हम भारत के लोग अपने आप को संविधान देते हैं। अगर आप पढ़ेंगे उसको अंग्रेज़ी में या हिंदी में, तो संविधान किसी ने हमको दिया नहीं है, इसमें लिखा है कि हम अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं, और हमारे नियम कानून क्या होंगे इस देश की तरक्की के लिए, अपने समुदाय की तरक्की के लिए, या लार्जर जो डेवलपमेंट है इस मुल्क के लिए हमें क्या करना है। यही ऐसा ही हमारा वन अधिकार कानून है, इसको हमें खुद ही लागू करना होगा, और जब तक हम लागू नहीं करेंगे इसको कोई और लागू नहीं कर पाएगा। ना ही NGOs कर पाएंगे, नहीं सरकार कर पाएगी, क्योंकि सरकार भी हम में से ही निकल कर आती है।
NGOs के लोग भी हमारे ही समाज से निकल कर आते हैं। लेकिन जिस हिसाब का हमको पता है, जो ब्राह्मणवादी जो एक स्ट्रक्चर भी चलता आ रहा है, हमारे एक आपने देखा है जो रिप्रेजेंटेशन है आदिवासी समाज का या वनाश्रित समुदायों का इन इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो सरकार है, बहुत ही ना के बराबर है। जितने बड़े बड़े आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे हमारा मतलब आदिवासी का जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है उनकी आबादी के हिसाब से। तो उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करती। सीधा सीधा सवाल, मतलब सीधा मेरा जवाब इसमें अगर बहुत कड़वा और बहुत सच सवाल, मतलब मैं अगर जवाब दूंगा तो यही निकल कर आएगा ना। आदिवासी के आप ना तो आप कोई कंजर्वेशन कर पाएंगे, ना आप जंगल को बचा पाएंगे जब तक जंगल की पूरी गवर्नेंस आदिवासी के हाथ में FRA के कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के होते हुए नहीं आएगी। इस तरह हमें लगता है कि इस तरह का दमन जो है चलता रहेगा और हम अपने जंगलों को, अपने इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को हम नहीं बचा पाएंगे। और इन्वायरमेंटल जस्टिस का जो सवाल है, जो क्लाइमेट जस्टिस का सवाल है, वो हमें लगता है कि वो पीपल सेंट्रिक होना ज़रूरी है। क्योंकि हम आज तक हम इतनी बड़ी बड़ी बात कार्बन एमिशन की और दुनिया भर के कोपेनहेगन और दुनिया भर के हमने कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, और हर जगह में जो एक कमी नज़र आती है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, जो वनाश्रित समुदाय हैं, उनको कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम से, उस पूरे सिस्टम से दूर रखकर आप क्लाइमेट जस्टिस और इन्वायरमेंट जस्टिस की बात करते हैं। बिना आदिवासी के आप कभी भी क्लाइमेट के ऊपर आप बात ठीक से कंस्ट्रक्टिवली आप कोई इस देश में, इस पूरी दुनिया में आप उस सवाल को आप ठीक से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।